हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में लगने वाली भूरी धारीदार मृदुरोमी लास्ता के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मृदुरोमी लास्ता के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने एक मृदुरोमी लास्ता जो कि सफ़ेद रंग में दिखाई देती वहाँ पर धारियाँ, तो उसके बारे में पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो भी व्यूवर्स उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम भूरी धारीदार मृदुरोमी लास्ता के बारे में। इसको हम इंग्लिश में ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं और ये रोग भारत में देखा गया था शुरुआत में, और इस रोग को 1961 में कालिम्पोंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पर इस रोग को सबसे पहले देखा गया। और आजकल ये भारत में जितने भी मक्का उगाने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये रोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। भारत के अलावा अब ये रोग नेपाल, थाईलैंड, इसके अलावा पाकिस्तान में भी देखा गया है। इससे लगभग उपज में 18 से 63% तक हानि होने का अनुमान है। अब इसके हम सिम्टम्स या लक्षण देख लेते हैं कि आप कि अगर फसल में भूरी धारीदार मृदुरोमी लास्ता लगा हुआ तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। इसमें जो सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं वो पौधे की सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर अनिर्धारित लंबाई में और 3 से 7 मिलीमीटर चौड़ी वहाँ पर हरिमाहीन से पीली पुआर वर्णी धारियाँ दिखाई देती हैं। जो पत्तियां होती हैं उसमें अनिर्धारित लंबाई की, कोई लंबाई उसमें निश्चित नहीं होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 3 से 7 मिलीमीटर वहाँ पर चौड़ी धारियां बनती हैं जो कि हरिमाहीन या फिर पीली पुआल वर्णी, जैसे पुआल होता है आपका जो कि धान की फसल कटने के बाद जिस रंग में पुआल होता है उसी प्रकार की वहाँ पर धारियाँ मक्के की फसल में या जो पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर दिखाई देने लगती हैं। इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर जो इस प्रकार से धारियाँ दिखाई देने लगती हैं। बाद में जो धारियाँ होती हैं इनका रंग रक्ताभ से लेकर के बैंगनी हो जाता है और फिर बाद में यही धारियाँ जो होती हैं वो चौड़ी होकर के धब्बेदार विछत के रूप में दिखाई देने लगती हैं। और फिर वहाँ पर जो भी ऊतक क्षय या नेक्रोसिस होने के कारण ये पत्तियों पर जो धारियाँ होती हैं भूरे रंग की या फिर झुलसी हुई पत्तियाँ वहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। और जहाँ पर धारियाँ होती हैं वहाँ पर देखोगे तो उसके दोनों सतहों पर पत्ती के सफ़ेद रंग की मखमली मृदुरोमिल कवक वृद्धि भी दिखाई देती है, यानी जो कवक का कवक जाल होता है वो वृद्धि करता हुआ वहाँ पर सफ़ेद रंग में मखमली जैसा दिखाई पड़ता है। अगर ये रोग जब भी पुष्पन नहीं होता है उससे पहले अगर हो जाए, अर्थात वहाँ पर भुट्टे बन जाएं और पुष्पन ना हो, तो उस कंडीशन में अगर रोग वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है तो भुट्टे में दाने नहीं बन पाते हैं। अगर भुट्टा बनने से पूर्व ही वहाँ पर रोग हो जाता है, अर्थात जब भी भुट्टा बन रहे होते हैं उससे पहले ही वहाँ पर रोग हो जाए तो उस कंडीशन में भुट्टा बने ही पौधे वहाँ पर नष्ट होने लगते हैं, वहाँ पर भुट्टा नहीं बन पाते हैं। और इस रोग में पौधे के किसी भी भाग में मालफॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मेशन का उल्लेख नहीं है, अर्थात यहाँ पर कुरूपताएँ नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, जो वाइट रंग की स्ट्राइप बनती थी उसमें देखने को मिलती थी, वहाँ पर भुट्टे में अनियमित वृद्धि देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखा गया है। अब इसके बाद हम ईटियोलॉजी या रोग हेतु विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। ये पैथोजन या रोगजनक इसका होता है स्क्लेरोप्थोरा रेसी वैरायटी जेई। और नेचर ऑफ पैथोजन या जो पैथोजन की प्रकृति होती है वो बायोट्रॉफ यानी जैवपोषी या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। इसके अलावा इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन अब इस पैथोजन की देख लेते हैं, जो स्क्लेरोप्थोरा रेसी वैरायटी जेई है। इसका किंगडम माइकोटा है, डिवीज़न यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न मैस्टुगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास इसकी ओमाइसिटीज है, ऑर्डर
पेरोनोस्पोरेल्स है, फैमिली इसकी पेरोनोस्पोरेसी है, जीनस स्क्लेरोप्थोरा है और स्पीशीज इसकी रेसी है। अब इसके बाद जो स्क्लेरोप्थोरा रेसी वैरायटी जेई है, इस पैथोजन की जो माइसीलियम होती है या कवक जाल होता है वो पटहीन होता है, अर्थात उसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से वो पट नहीं होते हैं, इसमें एसेप्टेट होता है। साथ ही साथ ये संकोष्की यानी सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और इसके अलावा इसके रंग की बात करें तो ये कचाभ यानी हायालाइन होता है, अर्थात ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये अंतराकोष्की होता है, अर्थात जो सेल्स होती हैं उनके बीच में उपस्थित जो स्थान होता है वहीं पर ये पाया जाता है। इस फिगर में यहाँ पर देखेंगे तो इसका हाइफा यहाँ पर दिखाया गया है, और ये फिर सेल के अंदर ये यहाँ पर होस्ट सेल ये बनी हुई हैं, और इन्हीं के बीच में हाइफा यहाँ पर पाया जाता है और यहीं से अपना पोषण लेने का कार्य करता है। अब इसके बाद इसकी जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी धर होते हैं, जो कवक तंतु होते हैं, ये अधोरंध्रीय अवकाश में जो कवक तंतु पाए जाते हैं, और यहीं से फिर ये स्टोमेटा के थ्रू, ये जो स्टोमेटा होते हैं या रंध्र होते हैं, इसी के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। और ये इनकी जो वृद्धि होती है वो निर्धारित होती है, अर्थात डिटर्मिनेट होती है। और ये अशाखित होते हैं, अर्थात इसमें कोई शाखा नहीं निकली होती। जैसे यहाँ पर एक सिंगल इस प्रकार से निकला हुआ है, इसकी शाखाएं नहीं होती हैं। और ये छोटे होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे ये नहीं पाए जाते हैं। और इसमें संधिताक्षी शाखन द्वारा 2 से 6 के समूह में बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये संधिताक्षी वृद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर लगभग 2 से लेकर के 6 के समूह में इस प्रकार से स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। इसमें अब इनकी स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी देख लेते हैं। जो इनकी स्पोरेंजिया बीजाणुधानियाँ होती हैं ये भी कचाभ यानी हायालाइन ट्रांसपेरेंट होती हैं, और ये अंडाकार, इनका जो शेप होता है अंडाकार हो सकती हैं। जैसे इस प्रकार की स्पोरेंजिया बन सकती हैं, या फिर प्रति मुद्गर रूपी यानी ऑपक्लेवेट, या इस प्रकार से इनकी जो स्पोरेंजिया बन सकती हैं। यानी एक सिरा इनका जो ऊपर का सिरा होगा वो मोटा होता है और जो बेस होता है वो पतला होता है। या इसके अलावा ये दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्सॉइड इस प्रकार से दिखाई दे सकती हैं, या फिर बेलनाकार इस प्रकार के यहाँ पर स्पोरेंजिया बन सकती हैं। और ये चिकनी होती हैं। माप की बात करें तो इनकी जो माप होती है वो 29 से लेकर के 66.5 इनकी जो लंबाई है वो 29 से 66.5 माइक्रोमीटर लंबी होती है। और इनकी चौड़ाई की बात करें तो ये 18.5 से लेकर के 26 माइक्रोन इनकी जो चौड़ाई होती है पाई जाती है। और जो स्पोरेंजिया होती हैं, एक स्पोरेंजिया से लगभग 4 से 8 चल बीजाणु या फिर प्लेनोस्पोर उत्पन्न होते हैं। अब इसके हम प्लेनोस्पोर देख लेते हैं। इनके जो प्लेनोस्पोर होते हैं ये वृक्काकार या फिर सेम के बीज के आकार के होते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर दिखाया गया है ये इसका प्लेनोस्पोर का है। और इनके अगर आकार देखेंगे तो ये जैसे सेम का बीज होता है या फिर जैसे किडनी होती है उस प्रकार का दिखाई देता है। और ये द्विकशाभिक होता है यानी बाइफ्लैजिलेट, यहाँ पर 2 फ्लैजिला इसके दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार का इनका प्लेनोस्पोर बनता है। और जब आगे चल कर के इनके जो चल बीजाणु हैं इनका फ्लैजिला आगे चल कर के गिर जाता है, और ये फिर पुटी के रूप में इनके जो स्पोर पाए जाते हैं जिनको हम इंसिस्टेड प्लेनोस्पोर कहते हैं। और ये फिर लास्ट में गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं, और ये कचाभ यानी हायालाइन होते हैं। और इनका जो व्यास होता है वो 7.5 से लेकर के 11 माइक्रोमीटर तक होता है। अब इसके बाद हम इसका जो सेक्सुअल आर्गन है उसको देख लेते हैं। इसमें सेक्सुअल आर्गन के रूप में जो मेल सेक्स आर्गन होता है वो एंथ्रीडियम बनता है, जिसको हम पुंधानी के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसमें जो फीमेल
सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम ओगोनियम और हिंदी में हम अंडधानी के नाम से जानते हैं। तो हम पहले इसकी अंडधानी देख लेते हैं। इसकी जो अंडधानी होती है वो उपगोलाकार और पतली भित्ति युक्त होती है, और ये कचाभ से लेकर के हल्के पीले रंग की भूसे जैसे स्ट्रा या भूसा होता है उस प्रकार का कलर का पाया जाता है। और इनके जो व्यास की बात करें तो ये 35 से लेकर के 44.5 म्यूम माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं, अर्थात इस प्रकार से गोलाकार संरचना में लगभग ये पाई जाती हैं। और इनका जो व्यास है वो 35 से 44.5 म्यूम माइक्रोन या माइक्रोमीटर का होता है। और प्रत्येक अंडधानी के साथ एक या दो परिजायंगी यानी पैरागाइनस कचाभ, ये भी जो यहाँ पर एंथ्रीडियम बन रही है वो भी हायालाइन होती है। ये इसके साथ संलग्न होती हैं एक या दो की संख्या में, और दोनों जब एक दूसरे से निषेचन करती हैं तो निषेचन के बाद फिर वहाँ पर ऊस्पोर या फिर निषिक्तांड बनता है, जिसको हम स्पोर के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर ऊस्पोर बनता है वो एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज करके निषेचन करके फिर ऊस्पोर का निर्माण करते हैं। अब इसका जो ऊस्पोर या फिर सेक्सुअल स्पोर है बन जाता है। अब इसको देख लेते हैं। इनका जो ऊस्पोर होता है वो मोटी भित्ति युक्त होता है, लगभग उसकी जो भित्ति है वो 4 माइक्रोमीटर की होती है, और ये भी गोलाकार या उपगोलाकार कचाभ। जो यहाँ पर निषिक्तांड या ऊस्पोर है वो इसी ओगोनियम के अंदर बनता है, जो कि मोटी भित्ति होती है, और ये गोलाकार या फिर उपगोलाकार कचाभ और एक विशिष्ट तेल गोलिका युक्त होता है। और इसका जो व्यास होता है 29.5 से लेकर के 37 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। डिजीज साइकिल और फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं, यानी रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। ये जो पैथोजन होते हैं ये इनके निषिक्तांड या ऊस्पोर रोगग्रस्त जो फसल अवशेष होती हैं उसके साथ ही मृदा में 3 वर्ष से भी अधिक समय तक ये जीवित बने रहते हैं, और यही ऊस्पोर फिर प्राथमिक संक्रमण के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। अर्थात जब भी आप अगली फसल को उगाते हैं तो यही ऊस्पोर फिर आगे चल के जर्मिनेशन करके जो प्लांट्स होते हैं उसमें वेधन करके उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, अर्थात उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। इनका जो द्वितीयक संक्रमण होता है वो बीजाणुधानियाँ जब अंकुरित होती हैं तो उनसे निकले हुए जो चल बीजाणु या फिर प्लेनोस्पोर होते हैं उनके द्वारा होता है। यही फिर जो अन्य दूसरे पौधे होते हैं उसके ऊपर इनके चल बीजाणु मूवमेंट करते हुए, क्योंकि फ्लैजिला पाए जाते हैं, और वो मूवमेंट करके फिर दूसरे प्लांट तक आसानी से पहुंच जाते हैं या फिर किसी के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं, और वहां पर फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। और ये काफ़ी जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। इस रोग के अब हम अगर अनुकूलतम तापमान की बात करें, अगर रोग के संक्रमण के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है, और साथ ही साथ अगर उस समय वातावरण में जो आर्द्रता है यानी आपेक्षिक आर्द्रता है अगर 95 से 100% तक होती है तो उस कंडीशन में रोग काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता है। अब इसके हम डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध कैसे करेंगे। ये जो रोग होता है इसको रोकने के लिए या प्रबंध करने के लिए 2 उपाय हम अपनाते हैं। एक होता है हमारा प्रिवेंटिव मीजर्स और दूसरा होता है क्यूरेटिव मीजर्स। प्रिवेंटिव मीजर्स जब अपनाते हैं जब आपके फसल में पहले से रोग लगा हुआ था तो उसको रोका कैसे जाए कि आने वाली जो आप नई फसल उगाना चाहते हैं उसमें रोग ना लगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहला है कि फील्ड सैनिटेशन कर देंगे, अर्थात जब भी आप फसल को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जितने भी रोग ग्रसित वहाँ पर पौधे दिखाई पड़े उनको नष्ट कर देना चाहिए। खेत से ले जा करके बाहर कहीं गड्ढे में दबा दें या फिर जला दें, और खेत की पूर्णतया सफाई कर देनी चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, रोगोइंग कर सकते हैं। जैसे ही आपके
खेत में कोई भी संक्रमित पौधा दिखाई पड़े उसको आप उखाड़ करके नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं, अर्थात बीजों को जल्दी बो सकते हैं, अर्थात जब मानसून प्रारंभ होने वाला होता है उससे कम से कम एक पखवाड़ा पहले ही हम मक्का की बुआई कर देते हैं। इससे रोग के प्रकोप होने के कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो क्रॉप रोटेशन है वो लगभग 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है डिजीज साइकिल में कि इनके जो पैथोजन होते हैं वो लगभग 3 वर्ष तक मृदा में जीवित पाए जाते हैं। तो आपको वहाँ पर 3 साल तक कोई भी मक्का की फसल नहीं लेनी है। इसके अलावा आप रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इनको आप उगा सकते हैं। जैसे इसमें गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, ये सहनशील किस्में, इनको उगा सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा 4, गंगा 5, गंगा 101, तरुण, संकुल मक्का, श्वेता, इन किस्मों को भी आप उगा सकते हैं। इसके अलावा आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें एप्रॉन 35 HD है और रीडोमिल 25 WP है। इसकी लगभग 3 से 4 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से हम बीजों को उपचारित कर देते हैं। अब इसके अलावा हम क्यूरेटिव मेजर्स अपना सकते हैं। जैसे आपकी फसल में रोग लग गया हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहाँ पर फसल में आप 4 से 6 स्प्रे करेंगे। डाइथेन M45 के कर सकते हैं, या फिर आप ब्लाइटॉक्स 50 का 0.3% का घोल बनाना है और वहाँ पर 10 दिन के अंतराल पर 4 से 6 छिड़काव कर देने हैं, जिससे आपकी फसल में जो रोग लगा हुआ है उसका प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो सकता है और रोग को लगभग 100% तक नियंत्रित भी किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।